Hello everyone, welcome to Ticker. I am Priyanka Singh and from now on we are going to start our course for CDS examination targeting your new goal. Today we'll start with the subject biology and uh, here we'll have a different perspective of learning and a different way of teaching. So whosoever is of a non-science background or doesn't matter if it is a science background student or a non-science background student, this platform will provide you a comfortable zone for learning. Okay, so यहाँ पर we'll have a different way of teaching, so you don't have to mug it up, you don't have to रट्टा मारना किसी चीज को. We'll have a deep understanding of the subject. जितना हमें ज़रूरत है हम उतना पढ़ेंगे. We'll have a smart way of learning. Okay, so without wasting a time, let's hop into the video. Okay, so we'll start with the introduction. अब देखो हम लोग विल स्टार्ट फ्रॉम बेस. ठीक है, तुम्हें कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. अगर आप कंसेप्ट पे ध्यान देंगे तो फिर यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग. यू विल इवेंचुअली लर्न एंड यू विल हैव दीज थिंग्स इन योर माइंड ऑलरेडी. ओके, सो विल लर्न. ओके, तो यहाँ पे कुछ पढ़ना नहीं है. इंट्रोडक्शन में देखते हैं बायोलॉजी क्या है. ठीक है, बायोलॉजी इज दो शब्दों से बनता है. देखिए साइंस में एक ही फंडा है. अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, you just have to break it. Okay, it's simple English, simple language. You just have to break the word and get the meaning. Okay, so biology, what does the word means? Bio and logy. Can you say it? Bios is life and logos is the study. So bios is life and logy is the study of biological living beings. ठीक है, तो बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? वी स्टडी द लिविंग बींग्स. अब लिविंग बींग्स क्या होते हैं वो देखते हैं हम आगे चल के. ठीक है, ठीक है. फिर उसके बाद में therefore the study of life is called as biology. फिर the term biology was first coined by Lamarck and Tavernus in the year 1801. तो पहले ये बायोलॉजी नाम का कोई वर्ड नहीं था. ठीक है, तो ये these two great scientists they coined the term biology in 1801. all right, so यहाँ पे देखते हैं अपन. बायोलॉजी हैज टू मेन ब्रांचेस. बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस होती हैं. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक सो दैट यू डोंट फील लाइक ओ कहाँ पर आ गए, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो यू विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेस. ओके, तो बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं. अच्छा, एक और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो जनरली क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ठीक है, और जो बहुत कॉमन होते हैं बट यू डोंट नो द आंसर्स बिकॉज हमने पढ़े नहीं है, हमें किसने पढ़ाया नहीं है. तो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला. विल गेट ऑन टू एवरीथिंग. ओके, सो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उनके फादर कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर एरिस्टोटल जो है, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट या इट स्लिप्स ऑफ द माइंड और ये जनरली स्किप कर दिया जाता है. तो फिर यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि जो एफकैट वगैरह ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है. ऑलराइट, तो एरिस्टोटल जो है ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी. ओके, सो फिर अपन देखते हैं कि जो बायोलॉजी है उसकी दो ब्रांचेस होती हैं. दैट इज वन इज बॉटनी एंड अनदर इज जूलॉजी. अब बॉटनी में क्या स्टडी करते हैं अपन? वी स्टडी डिफरेंट कंसेप्ट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉटनी में क्या होता है कि हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, जो भी जो प्लांट किंगडम में जो भी चीज़ें आती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, प्लांट्स और जो भी प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग बॉटनी में पढ़ते हैं. एंड देयर कम्स द जूलॉजी. जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में. ठीक है, एनिमल्स भी बहुत टाइप के होते हैं. we will study everything about animals and the animal kingdom all together. Okay, so फिर यहाँ पर क्या है कि various aspects of animals का classification, animals का systems, animals की reproduction, animals का everything about the animals, how their living habitat and everything that comes under the zoology. ठीक है, तो फिर यहाँ पे who is the father of zoology? एरिस्टोटल. ओके, एरिस्टोटल जो है क्या देखा हमने? एरिस्टोटल ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड आल्सो द जूलॉजी. ऑलराइट,
फिर यहाँ पे बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रास्टस, ही इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा? बायोलॉजी, बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती है, बॉटनी, बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, जूलॉजी, जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल, एंड ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ जूलॉजी। प्लस बायोलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल एंड ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ जूलॉजी, एंड बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस। ऑलराइट, मूविंग अहेड, व्हाट इज लिविंग नाउ? अब बहुत पढ़ लिया, अच्छा बायोस इज लिविंग एंड लॉजी इज स्टडी, सो व्हाट कम्स इन द माइंड इज व्हाट इज लिविंग, क्या किसको हम माने कि दिस इज द लिविंग वस्तु? तो यहाँ पे वी हैव अ डेफिनेशन दैट द वर्ल्ड कैनॉट बी डिफाइंड, द वर्ल्ड लिविंग कैनॉट बी डिफाइंड। समटाइम्स यू विल फाइंड कुछ चीजें they are defying the laws of living, they are defying the characteristics of living organism and still they are living, ठीक है? जो स्पॉन्जेस वगैरह होते हैं वो दे आर स्टक टू द सबस्ट्रेटम, बट वो लिविंग है, ठीक है? तो फिर यहाँ पे इसीलिए वी कैन नॉट डिफाइन द वर्ड लिविंग, it has many definitions, it has many definition under different circumstances, ठीक है? according to the they vary according to the individual, they vary according to the organism, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या होता है? लिविंग organisms mostly use solar energy। अच्छा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जी रहा है, तो उसको जीने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से लेगा? सन से लेगा। ऐसा एक जनरल स्टेटमेंट है ये, दिस इज मतलब मोस्टली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है साइंटिस्ट के द्वारा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे मोस्टली यूज सोलर एनर्जी। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट जनरली एक्सेप्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, यहाँ पर हैं there are certain characters by which a living can be a living organism can be defined, distinguished from the non-living। okay, so first character आता है growth। अब if some organism is growing then we can call it a living organism। जैसे कि हम लोग जब when we are born we are small, छोटे से होते हैं, बट जब हम लोग बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वैसे वैसे हमारी हाइट बढ़ती है, ठीक है? हमारा मास बढ़ता है एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दे ग्रोज, हाथ बड़े होते हैं, पैर बड़े होते हैं, ऐसा यूनिफॉर्मली आवर बॉडी ग्रोज, तो दैट इज कॉल्ड एज द ग्रोथ। पर फिर आप बोलोगे कि हमारे गांव में एक छोटा सा टीला था जब मैं छोटा था, तो वो भी छोटा था, अब वो मैं जैसे जैसे अभी बड़ा हुआ 15-20 साल बाद में, तो वो टीला भी इतना बड़ा हो गया, तो क्या वो भी ग्रो हो रहा है? तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नो, ऐसा नहीं होता, ठीक है? देर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफाइंड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो चीजें भी अग्री करनी चाहिए उस कंडीशन के लिए, ठीक है? तो द नेक्स्ट कंडीशन इज रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म हु इज लिविंग ही शुड बी केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है? अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? he will die eventually, that particular species of him or his of her would extend, मतलब वो extinct हो जाएगी, तो फिर वहां पे उसका कोई there would be no वजूद of that particular organism। तो इसीलिए this reproduction is also a very important characteristic of a living organism। alright, so फिर नेक्स्ट है क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है? वी आर बोर्न आउट ऑफ आवर पेरेंट्स, ठीक है? तो ऐसे ही ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे प्रोड्यूस सेम सिमिलर बेबीज। ऑलराइट, तो उसके बाद में आता है कि मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इफ समबडी इज इफ सम ओके if some organism is surviving, if some organism is living, तो फिर वो कैसे जी रहा है? ठीक है, हमने देखा कि हमें जो एनर्जी है वो सन से मिलती है, ठीक है? तो हम लोग उसको यूज कैसे करते हैं? एनर्जी मिल रही है, सन कोई ऐसे एटीपीज डायरेक्टली तो भेजता नहीं है कि ये लो एटीपीज बरसा रहा है सन और हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन वी यूज दैट एटीपी और जीते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? whatever we take in, whatever food we take in, we get energy from that, whatever we are consuming, we get energy from that। तो उसको प्रोसेस करने के लिए जो भी प्रोसेसेस होती हैं, उसको जो फूड को हम लोग प्रोसेस करते हैं उसको वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं दे आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म,
ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म जो होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है, थोड़ा और लंबा लेते हैं, एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म है, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है, सपोज दैट वी आर ईटिंग समथिंग, खाना खाया हमने, ठीक है। तो खाना हम लोग, हमारा खाने का जो डाइजेशन है वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। खाने को इतना बड़ा टुकड़ा होता है, वो ऐसे कैसे नहीं निगल लेते ना हम लोग मुंह में, वो पूरा यहाँ पे गले में अटक जाएगा, विल चोक। तो फिर वी क्या, व्हाट वी डू इज वी च्यू दैट थिंग। तो हम इतने बड़े रोटी के टुकड़े को च्यू करते हैं एंड वी ब्रेक इट इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, ठीक है। फिर जो वो अंदर पेट के अंदर जाता है तो फिर वो और ब्रेक डाउन होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक डाउन होगा, 1 2 3 घंटे रहता है वो वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे भी उसका ब्रेक डाउन होता है। देन अगेन इट ट्रेवल्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फिर अगेन उसका ब्रेक डाउन होता है। तो व्हाट द कैटाबॉलिज्म इज कटिंग basically, so you can remember it like that कि catabolism is cutting down of larger molecules into smaller molecules। अब smaller molecules में क्यों करेंगे वो हम देखेंगे, let's not complicate it, ठीक है। तो smaller molecules में हमको वो convert करना होता है, इसीलिए हम लोग उसको catabolism के थ्रू उसको भेजते हैं, मतलब we perform catabolism, alright। तो whatever the catabolism is, whatever the food we are taking, whatever the bigger molecules are there, we break them down into smaller molecules। अब क्यों करते हैं smaller molecules में उसको break down, we will see। फिर उसके बाद में आता है the next step is the next one is the anabolism। anabolism क्या होता है, जो हमने इसमें एक बड़े मॉलिक्यूल से दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा है, तो उसको हम लोग वापस से मिलाते हैं और we make a particular chemical compound, a particular molecule of our need, ठीक है। तो खाना खाना हमने, खाने में बहुत कुछ अनवांटेड भी होता है, तो खाना हमने तोड़ा, ठीक है, उसके टुकड़े टुकड़े किए कैटाबॉलिज्म से, और उसके जो टुकड़े टुकड़े जिसमें हमारे लिए न्यूट्रिशन जरूरी, न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, वो हमने अलग अलग कर लिया। फिर एनाबॉलिज्म के जरिए क्या करते हैं हम लोग, वो जो न्यूट्रिशन है उसको हम लोगों ने इकट्ठा करके एक वापस दूसरा मॉलिक्यूल बनाया जो कि हमें जरूरी है, जो कि हमें चाहिए, और उसको कौन ले लेते हैं, ओहो, उसको कौन ले लेते हैं, सेल्स ले लेते हैं, सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म, ये सारा जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर केपेबल ऑफ डूइंग मेटाबॉलिज्म, ऑलराइट। तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अ लिविंग सेल। अब लिविंग सेल जो इंसान है वो अपना खाना कैसे बनाएगा, कैसे उसको प्रोसेस करेगा, कैसे उसको एक्सक्रीट करेगा, दिस इज ऑल कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दिस शुड हैपन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड हैव, ऑलराइट। फिर उसके बाद में आता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ऑलराइट, आई विल रेज इट, ठीक है, रेज इट, oh God। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दे शुड ग्रो, सेकंड थिंग दे शुड हैव अ, they should have a reproductive cycle, and then they should have a metabolism, and then they should have a response to stimuli, next thing that is the response to stimuli। alright, response to stimuli क्या होता है कि अगर आपको किसी ने टच किया then you should feel it, okay। अगर आप कोई आपको चाकू से काट रहा है और आप ऐसे देखते रहोगे, हाँ मुझे चाकू से काट रहा है, अच्छा खून निकल रहा है, ओ माय गॉड, तो पूरा बह जाएगा। तो that should not happen कि आप कोई काट रहा है तो आप काटने दो, नहीं। Response to stimuli is whenever somebody touches you, you should have a response. Whenever somebody is trying to hurt you, you should have a response and you should stop it. That's all. तो ये क्या है, response to stimuli is living organisms have the ability to sense the conditions of their surrounding and response to this stimuli. Generally, whatever is happening around your around you, you should be able to sense it, ठीक है। आपको पता चलना चाहिए कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। That is one of the characteristics of the living organism, all right।
हाँ, नेक्स्ट विल गो फॉर द सेल। अभी हमने देखा कि लिविंग क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि लिविंग बनता किस चीज़ से, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता किस चीज़ से है। अब हमने शुरू से पढ़ा है कि सेल 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 से बनते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सेल को क्या बोलते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बहुत मतलब जब आप 6th-7th में होगे तब से आपने सुना होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल, बट व्हाट डज दैट लाइन मीन्स? हैव यू एवर वंडर्ड? सो वी विल स्टडी इट टुडे कि व्हाट दिस पर्टिकुलर लाइन मीन्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या होता है कि एक एक चीज जिससे कोई भी बड़ी चीज बनी होती है, ठीक है। यूनिट मतलब उसका सबसे छोटा पार्ट। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग इज स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट होता है? क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलर बॉडी है, मतलब इवन आई एम मेड अप ऑफ सेल्स। एवरी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। अब कैसे, मैं बताती हूँ, ठीक है। क्या होता है? ये सेल है, ठीक है। अब ये बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो मिल जाते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे टिश्यूज जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या बनाएंगे? एक पर्टिकुलर ऑर्गन। जनरल, दीज आर द जनरल थिंग्स जो बचपन में सिखाते थे, बट कभी हमने गौर नहीं किया, रिलेट करने की कोशिश नहीं की। तो अब यहाँ पे हम लोग रिलेट करेंगे और खुद से रिलेट करेंगे ताकि वी कैन एस्टैब्लिश अ पेस बिटवीन आवर लाइफ एंड व्हाट वी आर स्टडिंग, ठीक है। बायोलॉजी इज नॉट टफ, नो साइंस इज नॉट एट ऑल टफ, यू जस्ट हैव टू रिलेट इट विद योर लाइफ एंड इट विल बी लाइक वाओ, ठीक है। सो यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रिलेट इट टू योरसेल्फ। सेल, सेल है, सेल बहुत सारे सेल मिले क्या बना? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज मिले क्या बना? ऑर्गन, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे कि ऑर्गन सिस्टम जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ये बहुत सारे सिस्टम्स मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अपने अंदर खुद देखिए, ठीक है। मैं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। और उन सारे सिस्टम्स में क्या है? ऑर्गन्स हैं। मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम है, मेरे लंग्स हैं, मेरे वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। फिर वो सारे ऑर्गन्स किससे बने हैं? टिश्यूज से बने हैं। हार्ट किससे बना है? सॉफ्ट टिश्यूज से बना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है? और जो टिश्यूज हैं वो किससे बने? सेल से बने। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेल जो है वो क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। जब आपका घर पे घर बनता है तो घर किससे बनता है? ईंटों से बनता है ना। तो जो ईंटें होती है ना वो यूनिट होती है एक दीवार की, ठीक है। तो जैसे ईंटों से ईंट ईंट मिला के घर बनता है, वैसे ही एक एक सेल मिला के पूरा बॉडी बनती है, ठीक है। जस्ट ट्राई टू रिलेट इट लाइक दैट। जैसे ईंट है, एक ईंट से हमने एक दीवार बनाई, वो हो गया टिश्यू, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक जैसे एक एक टिश्यू मिला के एक ऑर्गन बनता है, वैसे क्या हुआ? थोड़ी थोड़ी दीवारें मिला के, 4 दीवारें बना के एक रूम बन गया। फिर एक रूम बना, फिर रूम से क्या होता है? घर बनता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे बॉडी में भी होता है। तो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे सोचने की कोशिश करें आप भी, ठीक है। बायोलॉजी इज सिंपल, इट्स नॉट वेरी हुआ, इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। तो क्या होता है कि सेल क्या है? एक इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, अब फंक्शनल क्यों बोला है इसको यहाँ पे? फंक्शनल क्यों बोला है? फंक्शनल इसीलिए बोला है क्योंकि, ओ गॉड, कम ऑन, फंक्शनल यूनिट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है सेल में, अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो हमारे अंदर अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि, और क्या देखा हमने बेस में? सेल्स देखा। तो सेल्स में छोटे छोटे सेल्स जो है वो, उनमें एक्टिविटीज होती हैं, उनमें फंक्शंस होते हैं, उनमें रिएक्शंस होते हैं।
तो उनमें रिएक्शंस होंगे, उनमें कोई प्रोसीजर होगी, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो टिश्यूज उसके सेल के सराउंडिंग में जो भी सेल्स हैं उसकी जैसे टिश्यू में पूरे में टिश्यू में रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर पूरा जो टिश्यू है वो पूरे ऑर्गन को रेगुलेट करेगा धीरे धीरे, फिर पूरा ऑर्गन जो है वो एक सिस्टम को अफेक्ट करेगा धीरे धीरे, फिर पूरा एक सिस्टम जो है वो क्या करेगा, हमारे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा। तो बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन इज कमिंग फ्रॉम द सेल, ठीक है। अब आप जैसे क्या करते हैं, आप खाना खाते हो, ठीक है, तो जो पेट में अगर खाना जाता है तो पेट में क्या निकलती है, HCl निकलती है, ठीक है, सिक्रीट होती है। तो वो जो सिक्रीशन ऑफ द HCl इट इज डन बाय द पेप्टिक सेल्स ऑफ द स्टमक, स्टमक की लाइनिंग पे होती है, ऐसे स्टमक होता है आपका, ठीक है। ओके, वाओ, ठीक है, ऐसा आपका स्टमक होता है। तो यहाँ पे जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग क्या होती है, पेप्टिक सेल्स की लाइनिंग होती है, ठीक है। अब पेप्टिक सेल्स क्या करते हैं, अपने अंदर से HCl निकालते हैं, ट्रिगर होते हैं वो लोग, भूख लग रही है तो वो लोग क्या करेंगे, HCl निकालेंगे, एक एक सेल HCl सिक्रीट करेगा, एक एक सेल, फिर उसके आसपास के बाजू के जितने भी सेल्स होंगे वो भी सिक्रीट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, पूरा ऑर्गन को अफेक्ट कर रहे हैं, पूरे ऑर्गन में HCl भर रहे हैं। तो दिस इसीलिए इट इज सेड दैट ईच एंड एवरी फंक्शन इज इनिशिएटेड इन अ सेल, और धीरे धीरे करके वो इट बिकम्स अ ऑर्गन लेवल रिएक्शन, और इसीलिए इट अफेक्ट्स द होल ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए कहा जाता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज आल्सो अ सेल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज आल्सो अ सेल, ऑलराइट। वे नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, द वर्ड सेल वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन ईयर 1665, ऑलराइट। अब ये इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब टेलीस्कोप और ये सब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स वगैरह जब पहले पहले इन्वेंट हुए थे नीदरलैंड्स में, यूरोप में, तो वहाँ पे एकदम साइंटिस्ट में एकदम ऐसा क्रेज सा सवार हो गया था कि ओ आई ऑल्सो वांट टू हैव वन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा, और अगर किसी के हाथ में लग जाता था तो फिर वो हर चीज को फोकस कर करके देखते थे। तो ऐसे ही थे रॉबर्ट हुक जो थे, पहले जो ल्यूवन हॉक जिन्होंने बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया, तो उन्होंने देखा ऐसे कि हर एक चीज को वो लोग ऐसे फोकस करके देख रहे थे। तो उन्होंने अपने दांतों का जो जो गंदगी होती है वो निकाली, और उसमें उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, पर उन्होंने, उनको पता नहीं था कि इसको बैक्टीरिया कहते हैं। तो फिर उन्होंने जस्ट उनको बोला कि छोटे छोटे एनिमल्स हैं, ठीक है। तो और उन्होंने ऐसे ही पब्लिश कर दी अपनी स्टडी। फिर उनकी स्टडी जो है वो रॉबर्ट हुक साहब ने पढ़ी, फिर वो देखते हैं कि अच्छा ये मैं भी करके देखता हूँ कि क्या है। फिर उन्होंने खुद ही बनाया अपना एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर उन्होंने सब चीज को रख रख के देखा कि क्या है क्या नहीं है, और सारी चीजें जो है वो कैसी दिखती हैं। तो फिर उन्होंने एक जो वुडन कॉर्क होती है ना, उसको रख के देखा एक बार। तो वहां पर उन्होंने देखा कि ऐसे स्मॉल स्मॉल, उन्होंने देखा कि ऐसे उन्होंने देखा कि ऐसे स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे जेल्स में ऐसे छोटे छोटे कमरे होते हैं, उनको सेल्स बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर डॉर्मेट्रीज वगैरह होती हैं। तो वैसे ही बिना दरवाजे के कुछ ऐसे सेल्स जैसे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि अरे ये तो कोई सेलुलर स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, ठीक है। जो मतलब एक कमरा होता है उसको सेल कहते हैं, एक इनक्लोज स्पेस होती है उसको सेल कहते हैं। तो फिर उनको लगा अरे ये तो एकदम सेल के जैसा दिख रहा है, तो फिर उन्होंने उसको नाम दिया सेल, ठीक है। और 1665, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा सेल। फिर उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसे स्टडी आगे बढ़ती है, वो अपना पब्लिश करते हैं। फिर व्हाट हैपेंस इज शिलन एंड शॉन करके एक दो साइंटिस्ट और थे, उन्होंने और स्टडी किया इसको कि सेल क्या है, व्हाट इज दिस सेल। फिर उन्होंने धीरे धीरे सेल थ्योरी प्रपोज की, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, साइंटिस्ट, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेप्टियम। अच्छा, जो ये सवाल होते हैं वो कुछ एकदम बहुत ब्लंटली पूछ दिए जाते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट सेल इज माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम, और द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन। अब न्यूरॉन जो होते हैं वो लंबे होते हैं। न्यूरॉन क्या करते हैं, सिग्नल कैरी करते हैं, ठीक है। अगर वो छोटे छोटे सेल्स होंगे तो क्या होगा कि आप सिग्नल ट्रांसमिट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। मतलब अगर आपका हाथ यहाँ पे जला है
तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे सेल से अगर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा तो आपको बहुत देर में पता चलेगा, तब तक हाथ जल के राख भी हो चुका होगा। तो इसीलिए क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, ताकि आपको जल्दी से सिग्नल जो है ट्रांसमिट कर दिया जाए और आपके ब्रेन को पता चले कि अरे तेरा हाथ जल रहा है, तो जस्ट रिमूव इट। तो रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तेज करने के लिए वी हैव लॉन्ग न्यूरॉन्स। ओके ओके। फिर उसके बाद में आता है, हाँ, द बिगेस्ट सेल इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है, इट्स द बिगेस्ट सेल। फिर शील्डन एंड शॉन एस्टैब्लिश्ड सेल थ्योरी इन द ईयर 1838 एंड 39। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग थे, अलग अलग काम कर रहे थे, बट दे केम अप विद द सेम थ्योरी, प्रोपाउंडिंग द सेम थ्योरी। ओके। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो सेलुलर लेवल पे क्या क्या किस किस टाइप के होते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे जर्म प्लाज्मा थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ऑगस्ट वीजमैन। जर्म प्लाज्मा थ्योरी मतलब कि कोई भी जो जर्म प्लाज्म बेसिकली इज दी, जब बहुत आपको स्टडीज वगैरह नहीं हुई थी कि ये क्या सेल है या फिर कैसा, एकदम जो बेसिक जहाँ पे लाइफ स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पे जो भी सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म था उसको जर्म प्लाज्म बोला जाता था। मतलब एक ऑल इन ऑल इट वाज अ बेसिक नेम फॉर दी साइटोप्लाज्म, कि सारे सारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जर्म प्लाज्म होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ऑगस्ट वीजमैन ने, इन्होंने ये प्रोपाउंड किया था थ्योरी। फिर उसके बाद में आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल इज, ये किसने दिया था? शील्डन एंड श्वान ने, जो लास्ट पेज पे हमने पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, शील्डन एंड श्वान, दीज वर टू साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज किया था। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे ऑर्गेनिज्म जो उनके अंदर सेल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे लेवल पे बड़े बड़े फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। ऑलराइट। फिर बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, सेम थिंग। फिर उसके बाद ईच सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक सेल जो है, जैसे हम अपने ही मम्मी पापा से अराइज होते हैं, वैसे ही ईच एंड एवरी सेल इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑफ इट्स ओन काइंड। ऑलराइट। फिर उसके बाद में एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल। अब ये बहुत गौर करने वाली बात है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है एक सिंगल सेल से अपनी लाइफ स्टार्ट करता है। ऑलराइट। तो दिस इज अ जॉब फॉर यू दैट यू फाइंड आउट कि आपने कहाँ से, कौन से स्टेज पे से आपने आपने करी है सिंगल सेलुलर स्टेज से अपनी लाइफ की शुरुआत, या फिर नहीं आप तो एज अ बेबी यू वर बोर्न, तो बेबीज आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। तो इट्स जस्ट सम गिव योर ब्रेन सम एक्सरसाइजिंग एंड फाइंड इट आउट कि हम करते हैं सिंगल सेल से शुरुआत अपनी लाइफ की या नहीं। ऑलराइट। अगर आपको आंसर मिलता है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई बी हैप्पी टू रीड द आंसर्स। ऑलराइट। फिर उसके बाद में आता है सेल्स आर ऑफ टू काइंड, प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, जो बहुत पहले जब लाइफ स्टार्ट हुई थी, व्हेन there was there was this beginning of life, तो उस टाइम पे we didn't have any resources, ये पेड़ पत्ते पौधे ये सब मिट्टी विट्टी थी नहीं वहाँ पे, तो there were very limited compounds present in the atmosphere, और उनसे एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या, we need heavy molecules, we need some complicated complex molecules to sustain our lives। तो उस टाइम पे क्या था, ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे नहीं एटमॉस्फेयर में जब दिस लाइफ स्टार्ट हो रही थी। तो उस टाइम पे बहुत कम रिसोर्सेज में वी हैड टू मेक अ ऑर्गेनिज्म। तो उस टाइम पे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे उनका जैसा सेल स्ट्रक्चर था, उनको बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, दे वर प्रिमिटिव वंस। ठीक है, दीज आर द प्रिमिटिव सेल्स हैविंग थ्री बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ टिपिकल सेल, बट this is not three, this is just the basic structure of a typical cell, but lacks the nuclear membrane. Nuclear material is present into a region of cytoplasm called nucleoid. Other membrane bound organelles are absent, such as mitochondria, lysosomes and the chloroplast, Golgi bodies. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे आर वेरी बेसिक, उनके पास वैसे ही ज़्यादा रिसोर्सेज होते नहीं है, तो दे कैन नॉट गो फॉर सम कॉम्प्लिकेशंस इन देयर ओन बॉडीज। तो इसीलिए क्या होता है, उनके पास में न्यूक्लियर मटेरियल तो प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। ठीक है, दैट इज द डेटा सेंटर ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म।
आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो कितना इंपॉर्टेंट है, डीएनए कितना इंपॉर्टेंट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ऑलराइट, फिर उसके बाद में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, उनमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्यों होता है, वी विल सी, ठीक है। फिर उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म होता है, इवॉल्व होते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो थोड़े इवॉल्व होते हैं, प्रोकैरियोटिक से इवॉल्व होके क्या बनते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बनते हैं। अब ये थोड़े एडवांस होते हैं, ऑलराइट। तो ये एक कंप्लीट सेल होता है which contains membrane bound organelles and nucleus also, unicellular and multicellular भी होते हैं। plants and animals are have eukaryotic cells, ठीक है। तो जो multicellular और unicellular doesn't matter what it is, but जो evolved organisms हैं they are called eukaryotic cells, they are called eukaryotic organisms। अब कैसे, क्यों, क्या उनकी characteristics होती हैं, we will see। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज जो होता है इनका बहुत स्मॉल होता है, छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रिमिटिव हैं, पहले पहले यही बने थे। तो जब कोई भी चीज़ हो स्टार्ट करते हैं अपन तो थोड़े छोटे लेवल पे करते हैं। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके हिसाब से बनाए गए हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। they had some resources for living and constituting their own body। तो इसीलिए उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, छोटा सा साइज होता है। यहाँ पे क्या होता है, साइज जनरली लार्ज होते हैं, आराम से वो तसल्ली से बनाए गए हैं, तो इसीलिए उनके पास काफी स्पेस होती है। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस में एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये तो इवॉल्व है ना, इनको तो प्रोटेक्ट करना है अपने डीएनए को। इनका बस ठीक है यार, है ना न्यूक्लियस में, है ना डीएनए, तो वही बहुत है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम विच इज सर्कुलर इन शेप। अच्छा, तो यहाँ पे क्रोमोसोम तो इसमें भी होते हैं, डीएनए तो इसमें भी होता है, डीएनए इसमें भी होता है, बट यहाँ पे जो डीएनए होता है वो क्या होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए एक क्रोमोसोम बहुत है। वो भी क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है। यहाँ पे क्या होता है, इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम्स, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, और आराम से दे आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। ऑलराइट, फिर उसके बाद में यहाँ पे थर्ड पॉइंट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। अब जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इनमें नहीं होते। मतलब कि एक ऑर्गेनेल है, जैसे समझो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसकी एक तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, इसमें दो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते, वो सिर्फ एक सिंपल छोटी मोटी मेम्ब्रेन्स होती हैं, हल्की सी पतली सी, वो वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो हैवी मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनिल्स होते हैं वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो जैसा भी ऑर्गेनिज्म है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन और बडिंग। क्योंकि इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा ऑर्गन्स नहीं है, डेवलप्ड ऑर्गन्स नहीं है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, सिंपल फिशन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा, यहाँ से बीच में से ऐसे करेगा, फिशन कर लेगा और सेपरेट हो जाएगा और एक में से दो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा होता है फिशन, मतलब एक में से दो, जैसे न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन होता है, तो वैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस में वैसे ये टूट के फिशन हो जाता है। और बडिंग में क्या होता है, बडिंग इज एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें से यहाँ पे एक छोटा सा बड निकला, वो धीरे धीरे ग्रो हुआ और धीरे धीरे वो क्या हो गया, ये इससे दूसरा ऑर्गेनिज्म बन के वो निकल गया, और इट अगेन गोज ऑन टू इट्स ओन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे इन छोटी छोटी सी सिंपल सिंपल सी इनकी रिप्रोडक्टिव मेथड्स होती हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड्स होती हैं, क्योंकि वो कम डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक एग्जांपल है, वायरस, बैक्टीरियाज एंड साइनोबैक्टीरियाज प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं अपन यहाँ पे सेलुलर डिवीजन जो है इनके पास, दे हैव माइटोसिस एंड मियोसिस, और उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो भी डेवलप्ड होते हैं, उनके पास मेथड भी डेवलप्ड होते हैं। दे आल्सो डू फिजन एंड बडिंग, बट दे हैव मोर डेवलप्ड प्रोसीजर्स आल्सो, मेथड्स आल्सो, ठीक है। दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो। तो फिर उसके बाद में उनका एग्जांपल है एस्टेबुलेरिया, जस्ट एन एग्जाम्पल यूकैरियोट्स में। बाकी और भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इवन वी आर यूकैरियोट्स, तो वी हैव प्लेंटी एग्जांपल्स इन
eukaryotic organisms. Okay, so this is a diagram of eukaryotic cell and a prokaryotic cell. यहाँ पे we can see clearly कि जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक साइड में इसके पास बाउंड्री है, ठीक है, इट इज वेल डिफाइंड, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, एकदम ऐसा लूजली बाउंड है और इसके ऊपर एक छोटी सी बस एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि बस बेयरली ऐसी टूटी फूटी सी होती है और it is just holding the chromatin material. Chromatin material is whatever the DNA material is there in the nucleus. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एक छोटी सी बस न्यूक्लियोइड टाइप का एक छोटी सी झिल्ली होती है, उसके अंदर जो क्रोमेटिक मटेरियल है जो डीएनए वो पैक्ड होता है, बट न्यूक्लियस के अंदर पूरा एकदम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसके पास, क्योंकि वो इवॉल्व है, उसके पास वो अपना डीएनए सिक्योर करेगा। फिर उसके बाद में ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, राइबोसोम्स यहाँ पे भी होते हैं और डीएनए है, डीएनए यहाँ पे भी है। डीएनए यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर होता है, ओके फाइन। डीएनए जो यहाँ पर है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। डीएनए जो क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, वेल डिफाइंड क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में सेल वॉल होती है इसके पास हल्की सी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में वी हैव गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो यहाँ पे, ठीक है। ये सब ऑर्गेनेल्स हम लोग देखेंगे बाद में कि क्या क्या होती हैं एंड व्हाट ऑल फंक्शंस दे परफॉर्म, ठीक है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई पर्सनली लाइक इट। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया विच इज अगेन इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म उसमें भी है, लाइसोसोम्स भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये दीज स्ट्रक्चर जो है लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रियाज, लाइसोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म भी होता है इफ इट इज अ प्लांट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट भी होता है इफ इट इज अ प्लांट। तो दीज आर डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनिल्स जिनके जो काफी मतलब इवॉल्व हैं, ठीक है, इवॉल्व ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। तो इसीलिए यूकैरियोट्स जो हैं वो दे आर मोर इवॉल्व, दे आर मोर एडवांस्ड सेल्स। प्रोकैरियोट्स जो हैं वो थोड़े प्रिमिटिव हैं, ठीक है। वो पहले पहले जब लाइफ बनी हुई थी तो उनको जैसे कम रिसोर्सेज में बनाया गया था, मतलब दे इवॉल्व इन वेरी हार्श कंडीशंस एंड वेरी स्पार्स रिसोर्सेज, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ये हैं और दीज आर द यूकैरियोटिक सेल्स। दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। If you have any doubt, you can comment down below. And in next lecture, we will study about this cell, the basic cell, what it consists, and what all organelles it has. ठीक है। और एक we will also study about the theory of evolution of eukaryotic organisms कि यूकैरियोट्स कैसे बने, वो क्योंकि प्रोकैरियोट्स तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और यूकैरियोट्स भी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हाउ डिड दे इवॉल्व, यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो वी विल स्टडी अबाउट दिस आल्सो व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड या, so we'll meet in next lecture. Tab tak you keep on studying and please keep the revision switch on. If you want to prepare for any examination, just keep on revising the things. Watch this, watch once again. तो इसके बाद पता है यही होता है, if you are preparing, if you are studying and if you are not revising, that all of it is useless. So you just better revise whatever you are studying and then study the next thing जो भी है। So हफ्ते में एक दिन रिवीजन के लिए रखें, पूरा रिवाइज करें and keep on studying, keep on preparing. Best of luck and we'll meet in the next lecture. Thank you.